आज पूरी दुनिया में इस बात पर बहस छिड़ी है कि क्या किसी की धार्मिक नफरत और कट्टरता उसके काम का भी हिस्सा बन सकती है। जरा कल्पना कीजिए, आज अगर एक खास धर्म का वकील जानबूझकर अपने क्लाइंट का केस इसलिए हार जाए क्योंकि वो किसी और धर्म या विचारधारा का है, तो आप इसे क्या मानेंगे? इसी तरह अगर एक खास धर्म का डॉक्टर या नर्स किसी ऐसे मरीज को इलाज के दौरान जान से मार दे जो दूसरे धर्म या विचारधारा का है, तो आप आज इस पर क्या कहेंगे? क्या जब आप इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का धर्म पहले पूछते हैं, उसकी विचारधारा पूछते हैं? क्या आपको कभी यह डर लगता है कि अगर आपका डॉक्टर या नर्स या अस्पताल में कोई और स्टाफ का व्यक्ति अगर दूसरी विचारधारा का निकला जो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाती, अगर उसके धार्मिक विचार कुछ और निकले जो आपके धार्मिक विचारों से मेल नहीं खाते, तो हो सकता है कि वो आपकी जान ना बचाए, हो सकता है कि इलाज के दौरान आपकी हत्या ही कर दे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आपके साथ यही होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक अस्पताल में बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई है जिस पर अब पूरी दुनिया में शरणार्थियों को लेकर बहस चल रही है। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के एक अस्पताल की हैं और इस अस्पताल का नाम है बैंक्सटाउन हॉस्पिटल। और इन तस्वीरों में जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों इस अस्पताल में नर्स का काम करते थे। अभी जो तस्वीरें आपको देखेंगे, आप देखिए, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ऊपर वाले बॉक्स में, जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये दोनों इसी अस्पताल में नर्स का काम करते हैं। इनमें एक का नाम है मोहम्मद रशद नादिर, जो अफगानिस्तान का है और ऑस्ट्रेलिया में एक शरणार्थी है और इसे 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिली थी। दूसरी नर्स का नाम है सरा आबू और यह भी इस्लाम धर्म को मानने वाली व्यक्ति है। ये दोनों लोग एक वीडियो चैटिंग ऐप पर एक दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इसे बताया कि उनके अस्पताल में यहूदी धर्म को मानने वाले जितने भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, वो उन्हें जान से मार देते हैं क्योंकि यहूदी इनके दुश्मन हैं और ये दोनों ये बात कहते हैं कि यहूदियों को जहन्नुम में होना चाहिए। और इन लोगों ने नर्स का काम करते हुए सिडनी के इस अस्पताल में कई यहूदी धर्म के मरीजों की जान ले ली और ये कहते हैं कि हमने उन्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया। आज जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब धार्मिक कट्टरता का यह स्तर कहां तक पहुंच चुका है। तो ये साफ साफ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई यहूदी धर्म का इजरायली मरीज हमारे अस्पताल में आता है तो हम उसकी जान ले लेते हैं और हम उसे जहन्नुम में पहुंचा देते हैं। और वो ये भी कह रहा है कि ऐसे ना जाने कितने इजराइल के मरीज हैं जिन्हें हम जहन्नुम में अब तक पहुंचा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने इन दोनों नर्सेस के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और ऑस्ट्रेलिया में तो इस वीडियो के आने के बाद हड़कंप मच गया है। वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इन्हें सिडनी के इस अस्पताल से निष्कासित कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने कहा है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई नर्स, अस्पताल में काम करने वाला कोई नर्स धार्मिक नफरत के कारण दूसरे धर्म के मरीजों को जान से मार सकता है। सोचिए यह मामला किस स्तर तक पहुंच चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। तो यह जो मामला है यह ऑस्ट्रेलिया में उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री के स्तर तक पहुंच चुका है, संसद के स्तर तक पहुंच चुका है और वहां पूरे देश में हड़कंप मच गया है। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमले के बाद इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों पर कार्रवाई की थी और इसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों ने तब विरोध प्रदर्शन किए थे, जिनमें भारत के मुसलमान भी, आपको याद है, शामिल थे। सब लोग इजराइल से नफरत करने लगे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इससे धार्मिक कट्टरता इतनी बढ़ जाएगी कि एक अस्पताल में दूसरे धर्म के मरीजों को जान से मार दिया जाएगा। सोचिए, आज जब आप किसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो क्या आप डॉक्टर और वहां काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों से पहले
उनका धर्म पूछते हैं? क्या आप पूछते हैं कि वो किस धार्मिक विचारधारा के हैं? इस घटना के बाद बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों को शरण देना ही शायद सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये लोग पहले शरणार्थी बनकर आपके देश में शरण मांगते हैं, फिर सरकारें इन्हें रहने के लिए घर देती हैं, काम करने के लिए नौकरियां देती हैं, फिर ये लोग उसी देश में जहां ये शरणार्थी हैं बराबरी का हक मांगने लगते हैं, और फिर ये लोग इन्हीं देशों में रहते हुए धार्मिक नफरत फैलाते हैं और उस देश के लोगों को ही परेशान करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन लोगों की इस धार्मिक नफरत को आखिर पहचानेंगे कैसे? इस घटना में भी अगर ये दोनों नर्स एक वीडियो चैटिंग ऐप पर इस बात को स्वीकार ना करते कि उन्होंने यहूदी धर्म को मानने वाले कई इजरायलियों को जहन्नुम तक पहुंचाया है, तो कभी यह पता ही नहीं चलता कि इन लोगों ने इलाज कराने आए दूसरे धर्म के मरीजों को कैसे जान बचाने की बजाय उन्हें जान से मार दिया। और आप भी सोचिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आपके साथ क्या कर रहा है। जब आप अस्पताल में जाते हैं, लैब्स में आपके टेस्ट होते हैं, कोई आपका टेस्ट करने के लिए घर पर लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कर्मियों से आप होकर गुजरते हैं, डॉक्टरों से होकर गुजरते हैं, न जाने कितने टेस्ट आपके होते हैं, और उस दौरान कोई भी अगर आपसे धोखा कर दे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऐसे धर्म को मानते हैं जिससे वो नफरत करता है, तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के लोग तो अब यहां तक कह रहे हैं कि अब वो किसी और धर्म के डॉक्टर और नर्स से इलाज ही नहीं कराएंगे। और सोचिए, अब यही पूरी दुनिया में भी शायद होने लगेगा। और अभी तक जो विश्वास हमेशा रहता था कि लोग अपने काम में हमेशा ईमानदारी बरतेंगे, खास तौर पर जो स्वास्थ्य के पेशे में लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, वो तो जब इस पेशे में आते हैं तो वो शपथ लेते हैं कि वो कभी अपने काम के दौरान इस तरह की चीजों को आने नहीं देंगे। लेकिन अब शायद इस प्रोफेशन पर भी लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा ऐसे लोगों की वजह से। आज एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या इन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए? क्योंकि जब इन्हें नागरिकता मिलती है तो ये उस देश के मूल निवासियों के बराबर के अधिकार मांगना शुरू कर देते हैं। आज ही जर्मनी में घटना हुई है जहां अफगानिस्तान के एक शरणार्थी ने 20 लोगों पर जानबूझकर एक गाड़ी चढ़ा दी, और अब जर्मनी की सरकार इसे अपने देश से बाहर निकालने की बात कह रही है। वहां सरकार की तरफ से देश के नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि उन्हें शाम को कैश लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप आज, मैं आपसे भी ये कहता हूं कि अगर आप आज फ्रांस जैसे देश में जाते हैं, या आप जर्मनी जैसे देश में जाते हैं, या ऐसे देशों में जहां जाते हैं जहां बड़ी संख्या में हाल के वर्षों में शरणार्थियों को लिया गया है, तो वहां की सरकारें, वहां की पुलिस और वहां के लोकल लोग आपको ये हिदायत जरूर देंगे कि आप दिन ढलने के बाद अकेले जेब में पैसा लेकर बाहर ना निकले। जब आप उनसे पूछते हैं कि क्यों ना निकले, क्या आपके यहां कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है, तो वहां की पुलिस और वहां के लोकल लोग ये कहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक है, हमारे यहां रहने वाले लोग आपके साथ कोई इस तरह का अपराध नहीं करेंगे। लेकिन अभी इस समय शरणार्थियों की संख्या हमारे देश में बहुत बढ़ गई है। शरणार्थियों के अलग अलग समूह हमारे देश में आ चुके हैं, और ये शरणार्थी रात को निकलते हैं सड़कों पर, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उनका पैसा छीन लेते हैं और लोगों की हत्या तक कर सकते हैं। जितने भी देश हैं जिन्होंने भर भर कर पहले शरणार्थियों को लिया, जो ये कहते थे कि वो ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे, वो मानवता की रक्षा करेंगे, ये शरणार्थी आखिर जाएं कहां? वो सारे देश आज पछता रहे हैं। उन सारे देशों में इन शरणार्थियों ने इसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा कर दी हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया में जो इनमें से 2 नर्स हमने आपको दिखाए, इनमें से एक अफगानिस्तान का शरणार्थी है, और आज ये कहते हैं कि यहूदी धर्म के लोगों को तो जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है, और ये दोनों मिलकर अस्पताल में जो यहूदी धर्म के और इजराइल के लोग आते हैं मरीज, उन्हें ये दोनों मिलकर जहन्नुम पहुंचा देते हैं। ये बहुत डरावनी बात है। इससे पहले आतंकवाद में विश्वास करने वाले लोग हत्याएं तो करते थे, लेकिन बताकर करते थे, या फिर इस तरह की घटनाएं होती थी कि किसी ने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन अस्पताल तो विश्वास की बात है। आप कितने विश्वास के साथ अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल जाते हैं, आप कितने विश्वास के साथ अपना पूरा की पूरा जीवन अपने एक वकील के हाथ में सौंप देते हैं,
जब आपके ऊपर कोई बहुत गंभीर केस चल रहा होता है। आप कितने विश्वास के साथ अपने पूरे जो आपके फाइनेंस का, आपके बैंकों की स्टेटमेंट एक सीए के सामने सौंप देते हैं, यह विश्वास करके कि यह सीए आपके लिए काम करेगा, यह वकील आपके लिए काम करेगा और यह आपको बचाएगा, यह डॉक्टर आपके लिए काम करेगा, यह आपको बचाएगा। लेकिन सोचिए, अगर ये किसी और विचारधारा के लोग हैं और ये आपके साथ धोखा करें तो कितना बड़ा नुकसान आपके लिए आज कर सकते हैं। और आज पूरी दुनिया में यही बहस चल रही है। बड़ी बात यह है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के शरणार्थियों को देश से निकालने की बात कहते हैं तो दुनिया में उनकी आलोचना होती है। और जब इन्हें नागरिकता दे दी जाती है तो उस देश में कानून से लेकर सभी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से ये लोग चलाना चाहते हैं और दूसरे धर्म के लोगों की जान भी लेना चाहते हैं और दूसरे धर्म के लोगों से ये उतनी ही नफरत करते हैं। आज जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब हमारे अपने देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों के साथ शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और उन्हें भी वैसी ही शिक्षा मिलनी चाहिए जैसी शिक्षा इस देश के नागरिकों के बच्चों को मिलती है। तो एक बहुत बड़ा विषय है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है और आज ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ है पूरी दुनिया इससे हैरान है और स्तब्ध है। अब हम आपको वो आंकड़े दिखाएंगे जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और महाकुंभ एक बार फिर से दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। आज शाम तक महाकुंभ में लगभग 50 करोड़ लोग प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान कर चुके हैं और यह रिकॉर्ड सिर्फ 32 दिनों में बना है। अब भी महाकुंभ के 13 दिन बाकी हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म में इतनी बड़ी ताकत है कि वो दुनिया के 121 करोड़ हिंदुओं में से 40% हिंदुओं को इस धार्मिक आयोजन में इकट्ठा कर चुका है और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन गया है। यह एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे भारत के अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। हालांकि आज जरा यह कल्पना भी कीजिए कि अगर आज से 75 वर्षों के बाद गंगा नदी सूख गई या विलुप्त हो गई तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में कैसे होगा और लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान कहां करेंगे। आज आपको ये गंगा का पानी दिखाई दे रहा है। कल्पना कीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह पानी सूख चुका होगा। महाकुंभ में संगम के स्नान को सबसे पवित्र माना गया है और यह संगम 3 नदियों का है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और इनमें भी सरस्वती नदी की जलधारा अदृश्य है, यानी वो दिखाई नहीं देती। जो 2 नदियां संगम की रचना करती हैं उनमें एक है गंगा और दूसरी है यमुना। इन दोनों नदियों के संगम से जो धारा निकलती है वो धारा गंगा नदी की होती है और इसीलिए सोचिए, अगर आज से 75 वर्ष के बाद गंगा नदी ही सूख गई तो आप महाकुंभ में पवित्र स्नान कहां करेंगे। सिर्फ तस्वीरों में आपको गंगा नदी दिखाई देगी। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पर चेतावनी दे रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष 2050 तक गंगा नदी का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो जाएगा। 2050 में ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 25 साल है। 25 साल में गंगा का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो जाएगा और 75 साल के बाद आज से यानी वर्ष 2100 तक गंगा की जलधारा शायद इतनी सिकुड़ जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि प्रयागराज की त्रिवेणी में आपके लिए स्नान करना भी संभव नहीं रहेगा। पिछले 87 वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर 1700 मीटर तक पिघल चुका है। 1 किलोमीटर और 700 मीटर, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, लगभग 2 किलोमीटर तक। 1935 से 1996 के बीच ये हर साल औसतन 20 मीटर और फिर 1996 के बाद से ये लगातार हर साल औसतन 38 मीटर तक पिघल रहा है। और अगर इसके पिघलने की रफ्तार यही रही या इससे बढ़ गई तो गंगा नदी में पहले बाढ़ आएगी और बाद में इस ग्लेशियर के पूरी तरह पिघलने से गंगा नदी सूख भी सकती है। गंगोत्री ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के बाद हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और खुद भारत सरकार यह कहती है कि पिछले 15 वर्षों में यह ग्लेशियर 2,30,000 वर्ग मीटर तक पीछे खिसक चुका है। इन तस्वीरों में आप जो हरे रंग की रेखा देख रहे हैं, पहले यह ग्लेशियर वहां तक हुआ करता था। हरे रंग की रेखा देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। हरे रंग की जो रेखा देख रहे हैं, यह ग्लेशियर इतनी पीछे तक हुआ करता था 1935 तक।
लेकिन अब ये सिकुड़कर लाल रंग की रेखा तक पहुंच गया है। जरा लाल रंग की रेखा देखिए, और अब ये अपने मूल स्थान से काफी पीछे खिसक चुका है और इसका जो साइज है वो भी कम हो चुका है। आपने गोमुख का नाम जरूर सुना होगा। यह गंगोत्री ग्लेशियर पर मौजूद वही स्थान है जहां से भागीरथी नदी निकलती है, और देवप्रयाग में जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, वहीं से गंगा नदी बहनी शुरू होती है। चिंता की बात यह है कि अब गोमुख का आकार भी पूरी तरह से बदल चुका है। आपने कभी सोचा है इस स्थान को गोमुख क्यों कहा जाता है? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार गाय के मुख जैसा है, लेकिन अब गोमुख का रूप बहुत बदल चुका है। असल में अब इसका आकार गाय के मुख जैसा रहा ही नहीं, और यह सब ग्लेशियर के पिघलने की वजह से हो रहा है। नदियों का असली स्रोत ये बर्फीले ग्लेशियर्स ही होते हैं, और अगर जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल गए तो गंगा नदी भी सूख जाएगी और यमुना भी नहीं बचेगी। और जिस त्रिवेणी में आज 50 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है, वहां लोगों के लिए सिर्फ एक सूखा और बंजर मैदान बचेगा। बड़ी बात यह है कि 144 वर्षों के बाद जब वर्ष 2169 में अगला महाकुंभ आएगा, तब तक गंगा नदी की जलधारा इतनी सिकुड़ चुकी होगी कि इसमें ना तो महाकुंभ का स्नान हो पाएगा, ना ही मौजूदा आयोजन की तरह उस समय करोड़ों लोग इसमें कभी डुबकी लगा पाएंगे, क्योंकि तब तक गंगा का पानी बचेगा ही नहीं। आज हम आपको जो बता रहे हैं, हमने एआई के जरिए एक तस्वीर आज बनाई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एआई के एक टूल से हमने तस्वीर बनाई है। मैं आपको पूरे बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं कि जब गंगा नदी सूख चुकी होगी आज से 75 वर्ष के बाद, तब महाकुंभ कैसा लगेगा। कुछ ऐसा होगा प्रयागराज, और गंगा नदी की स्थिति कुछ ऐसी होगी। वहां पर एक बंजर मैदान आपको दिखाई देगा जिसमें स्नान करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश ने, आप सब लोगों ने गंगा नदी के अभी तक 2 चरण देखे हैं, और अब तीसरा चरण भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। पहला चरण वो था जब गंगा नदी का पानी इतना साफ और स्वच्छ हुआ करता था कि लोग निसंकोच इसे पी लिया करते थे। गंगा जल पवित्र होता है यह मानकर लोग इस जल को पी लेते थे, इतना साफ पानी था। दूसरा चरण आया जो अब चल रहा है, जब लोग अक्सर प्रयागराज जाने से पहले भी ये पूछते हैं कई लोग कि वहां का जो पानी है वो कितना साफ है और उसमें नहाना कितना सुरक्षित है। संगम का पानी अब पहले से कहीं ज्यादा मटमैला हो चुका है। गंगा का पानी अगर आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर जाकर, तो अब मटमैला दिखाई देता है। यह तो अभी तक का चरण है, लेकिन तीसरा चरण भविष्य में तब आएगा जब गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से गंगा नदी सूख चुकी होगी, और हमारे वैज्ञानिक और हमारा सनातन धर्म यह कहता है कि एक न एक दिन यह होगा जरूर। पौराणिक मान्यता है कि देवी गंगा और देवी सरस्वती को पृथ्वीलोक पर नदी का स्वरूप एक श्राप के कारण मिला था, और बाद में जब उन्हें पश्चाताप हुआ तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब गंगा नदी पृथ्वी पर विलुप्त होकर वापस लौट जाएंगी, यानी तब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इससे यह पता चलता है कि एक ना एक दिन तो जरूर ऐसा आएगा जब ना गंगा बचेगी, ना ही आपके लिए संगम होगा। और इसके पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक आधार दोनों हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया, अभी आपने जो देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक टूल की मदद से हमने आपको ये दिखाया कि कैसे गंगा नदी अब सूख चुकी है और प्रयागराज का संगम उस समय कैसा दिखाई देगा। जरा एक और तस्वीर पर आप नजर डालिए। जिस क्षेत्र को इस समय लोग नाक के आकार के कारण संगम नोज कहते हैं, वो कैसा नजर आएगा। आजकल वो ऐसा नजर आता है आपको, और एआई ने जो हमें बनाकर दिया है वो कुछ ऐसा है, जिनमें संगम क्षेत्र एक सूखे मैदान की तरह आपको दिखाई दे रहा है। आप दोनों देख लीजिए, ये भविष्य का संगम है और ये आज का संगम है।
आज अगर हमें गंगा को बचाना है तो हमें जलवायु परिवर्तन को लेकर कड़े कदम उठाने होंगे, पर्यावरण को साफ रखना होगा, पर्यावरण को लेकर हमें बहुत गंभीर होना होगा, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स अब धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और दूसरा, हमें गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास पर्यटन पर भी पाबंदियां लगानी होंगी। आज गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर गोमुख के 18 किलोमीटर के रास्ते में न जाने कितनी दुकानें खुल चुकी हैं। इस क्षेत्र में पर्यटकों और पर्वतारोहियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। दुकानें खुल रहे हैं, होटल्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, वहां पर व्यापार हो रहा है। 2009 से पहले हर साल औसतन सिर्फ 8,000 लोग गोमुख की यात्रा करते थे, लेकिन आज 20,000 से भी ज्यादा लोग हिमालय के इस क्षेत्र तक जाते हैं और इस पर्यटन से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। गंगोत्री से लेकर गोमुख के 18 किलोमीटर के रास्ते को अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें यहां पर पर्यटन को कम करना होगा और इस हर साल बढ़ते पर्यटन पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। यहां पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से कुछ घंटे पहले आपको यह बताएंगे कि यह मुलाकात इस दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान क्यों है। वर्ष 1981 में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था नसीब, और इस फिल्म में एक गाने के बोल थे कि दोस्ती इम्तिहान लेती है। यह गाना तब बड़ा मशहूर हुआ था और यह बात सही है कि जिंदगी तो इम्तिहान लेती ही है, लेकिन दोस्ती भी इम्तिहान लेती है। दोस्ती में हम अक्सर यह बात कह देते हैं अपने दोस्त के बारे में कि आपका दोस्त आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपको पूरा भरोसा है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं। और इस दोस्ती को भी, गहरी प्रगाढ़ दोस्ती को भी कई बार इम्तिहान देना पड़ता है, यह भी परीक्षा से गुजरती है। और यह गाना प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात पर आज बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि आज इनकी दोस्ती का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, एक अग्नि परीक्षा की तरह होगी ये बैठक। क्यों होगी ये तो आपको बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह करीब 5 बजे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली आधिकारिक मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड से हुई, जो खुद हिंदू धर्म को मानती हैं और भगवान श्री कृष्ण की वो बड़ी पक्की और परम भक्त है। हैप्पी मोदी जी ने इतने भीड़ में इतने देख के हमें पूछा कि अरे आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। दैट मीन्स अ लॉट। मोदी जी को मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना थके हुए थे तो भी ऐसा लगा कि ऐसे फ्रेश सबको मिलके बहुत बहुत वो खुश हुए खुद, और हमें भी बहुत खुशी हुई उससे मिलके। इतना एक्साइटेड है पूछना ही मत। All the people are here for to welcome the Prime Minister Modi. We are so excited. The US give the highest priority to our Prime Minister. We are here to welcome Modi ji, and we are all excited to welcome him. आज रात 2:30 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 8वीं मुलाकात होगी और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर लगी हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति अपने कार्यकाल का 1 महीना पूरा होने से पहले ही भारत के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। इससे आपको यह पता चलता होगा कि भारत इस समय अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए
प्रधानमंत्री मोदी से मिलना कितना महत्वपूर्ण है और ये जो दोस्ती है ये कितनी पक्की है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही तुरंत कुछ ही हफ्तों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से ये बैठक आज करने के बारे में सोचा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात की थी, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और यह मुलाकात 4 कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। पहला मुद्दा है टैरिफ। टैरिफ वो टैक्स होता है जो दूसरे देशों से आयात होने वाले उत्पादों और सेवाओं पर लगाया जाता है। जैसे अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में अपनी गाड़ियां बेचती है तो भारत इन गाड़ियों पर टैक्स लगाता है और उस टैक्स को हम अंग्रेजी में टैरिफ कहते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप कई बार भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। वो मजाक मजाक में ये बात कहते हैं कि भारत विदेशी उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, यानी बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारत पर अब तक टैरिफ बढ़ाने की घोषणा नहीं की है। तो इसका पूरी दुनिया में जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चर्चा हो रही है वो ये है कि अब उन्होंने ये तय किया है कि दूसरे देशों के जो कंपनियां हैं जो उनके देश में सामान बेचेंगी अमेरिका में, अब उन पर भी अमेरिका की सरकार ज्यादा टैरिफ लगाएगी और कई देशों पर उन्होंने इस टैरिफ को बढ़ा दिया है। उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर 25%, चीन पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन भारत पर अभी तक उन्होंने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से खुद बात करना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया में भारत की गिनती सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में होती है और इस सूची में चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है। चीन का औसत टैरिफ रेट 21.1% है और भारत का 14% है। ब्राजील का 12.3% है, जबकि अमेरिका का औसत टैरिफ रेट सिर्फ 2% है। यानी अमेरिका दूसरे देशों की कंपनियों से सिर्फ 2% टैरिफ लेता है औसतन अपने देश में उनका सामान बेचने के लिए, लेकिन भारत 14% टैरिफ लेता है। अमेरिका कहता है कि जब वो दूसरे देशों के उत्पादों पर इतना कम टैक्स लगाता है तो यही देश उसके उत्पादों पर इतना ज्यादा टैक्स कैसे लगा सकते हैं। इस पर अमेरिका की नाराजगी भारत से भी है और यही कारण है कि इस मुलाकात से पहले भारत ने टैरिफ की दरों को पहले ही कम कर दिया और अपनी टैरिफ की दरों में भारत ने बदलाव कर दिए इस मुलाकात से पहले ही। शायद प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझ चुके थे कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे को उठाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही टैरिफ कम कर दिए। अब 150, 125 और 100% वाली टैरिफ दरों को सरकार ने खत्म कर दिया है और अब सबसे ज्यादा जो टैरिफ रेट होगा वो 70% है, यानी 70% की कैपिंग हो गई है। 70% से ऊपर भारत किसी भी उत्पाद पर टैरिफ नहीं लगाएगा और इससे भारत का औसत टैरिफ रेट भी अब काफी कम हो गया है। हालांकि आज शाम को ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स के नए आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इस बात की घोषणा उन्होंने कर दी है। अब सोचिए कि यह रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश पर उतने ही टैरिफ को लागू कर देगा। और अगर ऐसा हो गया तो भारत को इससे बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका में भारतीय उत्पाद, भारत के जो सामान है वो महंगे हो जाएंगे और उनकी मांग अमेरिका के बाजार में कम हो जाएगी क्योंकि यह सामान महंगा होगा। इसलिए इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यह टैरिफ का ही होने वाला है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर भारत किसी सामान पर 70% टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका भी उस पर 70% ही टैरिफ लगाएगा। अगर भारत 50% लगा रहा है तो अमेरिका भी 50% लगाएगा। इसकी वजह से भारत से जो सामान जाता है अमेरिका के बाजारों में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, वो महंगा हो जाएगा और फिर वो सामान जो है वहां बिकना कम हो जाएगा और इससे भारत का नुकसान होगा और भारत की इन कंपनियों का नुकसान होगा जो वहां अपना सामान बेचती है। अब आपको यह भी समझ में आता होगा कि सोच रहे होंगे आप कि आखिर भारत इतना टैरिफ क्यों लगाता है। भारत विदेशी सामान पर इतना टैरिफ इसलिए लगाता है ताकि भारत की जो अपनी कंपनियां हैं जो भारत के बाजार के लिए पहले ही सामान बना रही हैं, उन कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए भारत और दूसरे जो देश हैं वो इस तरह का टैरिफ लगाते हैं ताकि अगर विदेशी सामान जो हो सकता है भारत से बेहतर भी हो,
लेकिन अगर वो सस्ते दाम पर भारत के बाजार में आ जाएगा तो भारत की अपनी कंपनियों का क्या होगा? इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष सलाहकार और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री मोदी की, जो ज्यादा टैरिफ के कारण भारत में अब तक अपनी टेस्ला गाड़ियों को लॉन्च नहीं कर पाए हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तब भी हमने आपसे कहा था कि इस जीत के बाद सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है इलॉन मस्क को, और अब आप देखिएगा इलॉन मस्क की टेस्ला गाड़ियां भारत में अब बिकना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी और उन्हें कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो भी काम कर रहे हैं उसका सीधा सीधा फायदा इलॉन मस्क को ही होने वाला है। इस बैठक में दूसरा मुद्दा होगा अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों का जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हैं। इस महीने की 5 तारीख को अमेरिका ने अपने एक मिलिट्री विमान से भारत के 104 अवैध प्रवासियों को बाहर निकाल दिया था और भारत के अमृतसर में भेज दिया था। और तब इन लोगों के हाथों में हथकड़ियां थीं और पैरों में बेड़ियां थीं। अमेरिका का कहना है कि उसकी पहली सूची में भारत के ऐसे 17,940 अवैध लोगों के नाम हैं जिन्हें वो अलग अलग चरणों में अमेरिका से बाहर निकालेगा और भारत वापस भेज देगा। और राष्ट्रपति ट्रंप अपने इस कार्यकाल में अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे सभी 7 लाख भारतीयों को निकालने की योजना अब बना रहे हैं और इसलिए इस बैठक में इस मुद्दे पर भी जरूर चर्चा होगी। भारत सरकार पहले ही संसद में कह चुकी है कि वो घुसपैठ करके अमेरिका में दाखिल हुए भारतीयों के निर्वासन को सही मानती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके निर्वासन का बिल्कुल विरोध नहीं करेगी। और भारत की सरकार ये भी चाहती है कि अगर आपको किसी को बाहर निकालना भी है, निर्वासन करना भी है, तो इज्जत के साथ करिए, उनके साथ इज्जत के साथ पेश आइए। ये हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां नहीं होनी चाहिए और उनके मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार इन अवैध प्रवासियों को वापस लाने के लिए अपने विमान अमेरिका भेजेगी, जैसा कि कोलंबिया ने किया था? इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल खरीदे और भारत चाहता है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के साथ अपने सहयोग को और ज्यादा बढ़ाए। और इस मुलाकात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चीन के खिलाफ जो एक क्वाड बना था, उस क्वाड के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं लगातार, और वो राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी उनके साथ बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं। और दोनों नेताओं के बीच जो दोस्ती है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। दोनों के बीच एक जबरदस्त केमिस्ट्री है। इसलिए इस मुलाकात में जो कुछ भी होगा हम उसका कल सबसे सरल विश्लेषण आपके लिए करेंगे। ये दोस्ती का इम्तिहान कैसे होगा और इन दोनों ही दोस्तों को क्या क्या इम्तिहान देना पड़ेगा, ये कल हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो बैठक है आज देर रात होगी। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें आपको अमेरिका की नई तरह की राजनीति नजर आएगी। ये तस्वीरें राष्ट्रपति ट्रंप के ओवल ऑफिस की हैं, जिसमें इलॉन मस्क के कंधों पर उनका छोटा बेटा बैठा हुआ है और इसका नाम आप शायद बोल भी नहीं पाएंगे, बहुत अजीब नाम है। इसका नाम है XAA-12। ये इलॉन मस्क के इस छोटे से बेटे का नाम है। जिस वक्त ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस समय इलॉन मस्क पत्रकारों के जवाब भी देते रहे और अपने बेटे के साथ खेलते भी रहे। और इसी दौरान मस्क जो है वो इलॉन मस्क ने अपने बेटे को अपने कंधों पर उठा लिया। यह मीटिंग का एक गैर पारंपरिक तरीका था, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी बड़ी तारीफ हो रही है। माना जा रहा है कि ऐसा करके इलॉन मस्क ने पेरेंटिंग को बढ़ावा दिया है और इसके जरिए वो ये संदेश दे रहे हैं कि बच्चे बोझ नहीं हैं, बल्कि दुनिया का भविष्य है और काम करते हुए भी अपने दफ्तर में बच्चों को अपने साथ रखा जा सकता है। इलॉन मस्क दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि वो बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति हैं। वो पारिवारिक सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, उन्हें अपने बच्चों से बहुत प्यार है और पूरी दुनिया में वो संदेश देना चाहते हैं कि वो बहुत किड फ्रेंडली इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो अपनी छवि को भी इसके जरिए बदलना चाहते हैं। अब इलॉन मस्क आजकल अमेरिका में लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कह रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि उनके खुद के 12 बच्चे हैं और उनके बच्चों के नाम भी गणित के फॉर्मूलों की तरह हैं। उनके एक बच्चे का नाम है XAA-12, दूसरे बेटे का नाम है EXA-DARK
साइड्रल, इनको वाई भी कहते हैं, और तीसरे बेटे का नाम है टेक्नो मैकेनिक्स। तो इस तरह के नाम उन्होंने अपने बच्चों के रखे हैं। और आप यहां से यह भी सीख सकते हैं कि भविष्य में बच्चों के नाम कैसे हुआ करेंगे, यह भी इलॉन मस्क ने लोगों को बताने की कोशिश आज की है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर एक बहुत अच्छा संदेश है। हमारे देश में भी आपने देखा होगा, राजनीति को बड़ा ड्राई माना जाता है। राजनीति को, हमारे देश में बड़ी पारंपरिक राजनीति होती है, और हमारे देश के जो नेता हैं वो अपने परिवार को और अपने बच्चों को अक्सर राजनीति से बिल्कुल दूर रखते हैं। बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो लोगों को बताना नहीं चाहते उनके बच्चों के बारे में। वो जो सरकारी इस तरह के एंगेजमेंट्स होती हैं, औपचारिक बैठकें होती हैं, उनमें कभी अपने बच्चों को लेकर नहीं जाते। लेकिन इलॉन मस्क ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की है, और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने छोटे बेटे को अपने साथ लेकर आए हैं। अब हम आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के भव्य मुख्यालय को आपको दिखाएंगे, जो 150 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। और आरएसएस के इस नए मुख्यालय की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये 150 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने आरएसएस को दिए हैं, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का ही एक वैचारिक संगठन है। लेकिन यह दावा बिल्कुल गलत है। यह सारा पैसा आरएसएस के 75,000 स्वयंसेवकों ने चंदे के रूप में इकट्ठा किया है, और यह चंदा 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए के बीच कुछ भी हो सकता है। आरएसएस की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी, और अब इसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 100 वर्षों में आरएसएस भी काफी बदल चुका है, और आज आरएसएस का यह नया मुख्यालय देखकर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आरएसएस में इस दौरान कितना बदलाव हुआ है। आरएसएस की यूनिफॉर्म बदली गई है, इस दौरान विचार भी कुछ हद तक बदल गए हैं, और अब उसका मुख्यालय भी बदल गया है। और आरएसएस का नया मुख्यालय कैसा है, अब जरा आप देखिए। दिल्ली में 150 करोड़ रुपए में आरएसएस का नया मुख्यालय बनकर तैयार हो चुका है। संघ मुख्यालय को आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर केशव कुंज कहते हैं। इस केशव कुंज का निर्माण लोगों से मिले चंदे की राशि से किया गया। ये मुख्यालय 12 मंजिला है और इसमें 300 कमरे और ऑफिस बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग 3 टावर हैं, जिनके नाम साधना, प्रेरणा और अर्चना रखे गए। इसके ऑडिटोरियम का नाम अशोक सिंघल के नाम पर रखा गया है, जिसमें 450 लोग बैठ सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये संघ का बदलता स्वरूप है, लेकिन सभी चीजों को ध्यान में रखकर नए दौर की आधुनिक चीजों को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें कई तरीके से अगर आप देखें तो मल्टीपर्पस हॉल बनाए गए हैं। कई इस तरीके के कार्यक्रम संघ के द्वारा होते हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन दी जाती है या बुक लॉन्च के इस तरीके कई कार्यक्रमों के लिए जो है यहाँ पर हॉल भी बनाए गए हैं। और प्रचारकों के रहने ठहरने के साथ साथ कार्यालय जो संघ का चलेगा दिल्ली का, वो यहीं से चलेगा। इसके निर्माण में आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत भारतीय शैली का इस्तेमाल किया गया है। इसका निर्माण पिछले 8 सालों से चल रहा था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। 2016 से नए भवन का निर्माण शुरू हुआ, तब से किराए के भवन से आरएसएस का मुख्यालय चल रहा था। 1939 में दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय बनकर तैयार हुआ था। उसका नाम रखा गया था केशव कुंज। 1962 में 1 मंजिल भवन बना और उसके बाद 1980 में दूसरी मंजिल बनाई गई थी। 1980 में ही बना था, यानी पुराने को 75 वर्ष हो गए। 4 एकड़ की भूमि में आरएसएस का ये कार्यालय बनकर नया तैयार हुआ है। 5 लाख वर्ग मीटर पर बना बेसमेंट मिलाकर 3 टावर हैं। पहला टावर साधना, दूसरे टावर का नाम प्रेरणा, तीसरे टावर का नाम अर्चना रखा गया है। इस पूरे परिसर को Z+ सुरक्षा दी गई है।
इसके निर्माण में 75,000 लोगों ने सहयोग किया, जिन्होंने कम से कम 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा दिया है। इसमें बाहर से आने वाले स्वयं सेवकों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई। एक बड़ी लाइब्रेरी और 5 बेड का अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें आसपास के लोग भी आ सकते हैं। दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय और आवासीय परिसर केशव कुंज बनकर तैयार हो गया है। समय की मांग के अनुसार इस परिसर में आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा गया है, क्योंकि आरएसएस अपनी सादगी और राष्ट्र हित की विचारधारा के लिए जाना जाता है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो जैसे देश की राजनीति बदल रही है, जैसे जैसे देश में बदलाव आ रहे हैं, वैसे वैसे ही आरएसएस में भी बदलाव आ रहे हैं। और आरएसएस का ये जो नया शानदार ऑफिस अभी आपने देखा, हेड ऑफिस जो उनका है, जिसे मुख्यालय कह सकते हैं हिंदी में, ये भी देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी कॉरपोरेट ऑफिस से कम नहीं है। लेकिन हर संस्था को समय के साथ बदलना ही चाहिए। आखिर क्यों ना बदले? और आरएसएस ने भी समय के साथ अपने आप को बदला है। आरएसएस ने, जैसा हमने आपको बताया, पहले अपनी यूनिफॉर्म चेंज की। अब आरएसएस ये भी कहता है कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद को ढूंढना ठीक नहीं है। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब पुरानी बातों को भूलने का समय आ गया है। और अब आरएसएस का ये नया दफ्तर जो आपने देखा है, ये भी आ रहे नए बदलाव को लेकर आपको बताता है कि स्थितियां कैसे अब धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन एक चीज आरएसएस के बारे में जो ना बदली है, ना बदलेगी, वो है राष्ट्रवाद। आरएसएस हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, इस समाज के बारे में सोचता है। ऑफिस चाहे यहां रहे या वहां रहे, अगर उदासीन आश्रम में ऑफिस है तब भी विचारधारा वही है, और अगर इतना अच्छा शानदार नया मुख्यालय है तो भी विचारधारा वही रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस की मौजूदगी का सबसे फायदा मिलता है बीजेपी को। और जब तक आरएसएस और बीजेपी का यह गठबंधन है, तब तक यह गठबंधन बाकी विपक्षी दलों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करता रहेगा। आज की एक और बड़ी खबर है, संसद में वक्फ संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। और इस रिपोर्ट के पेश होते ही विपक्ष ने बहुत हंगामा किया। उनका आरोप है कि इस रिपोर्ट में उनकी आपत्तियों को शामिल ही नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में वक्फ कानून को लेकर कई संशोधनों को प्रस्तावित किया गया है। जैसे पहले नियम था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो उसका मालिक केवल वक्फ के ट्राइब्यूनल में ही अपील कर सकता था, लेकिन नए बिल में ऐसा नहीं है। अब वो व्यक्ति अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए रेवेन्यू कोर्ट जा सकता है, सिविल कोर्ट जा सकता है, या फिर हाई कोर्ट भी जा सकता है। पुराने कानून में एक नियम था कि वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा, उस पर अपील नहीं हो सकती, कहीं भी उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। लेकिन नए संशोधित बिल में वक्फ ट्राइब्यूनल का यह अधिकार खत्म हो गया है और अब वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट तक अपील की जा सकेगी। पहले अगर किसी जमीन पर मस्जिद या कोई इस्लामिक इमारत हुआ करती थी तो वक्फ बोर्ड उसे अपनी संपत्ति बता देता था, लेकिन अब वो केवल उसी संपत्ति को अपना बता पाएगा जो उसे दान में मिली है, फिर चाहे उस पर इस्लामिक इमारत हो या फिर कुछ और हो। वक्फ बोर्ड में पहले महिलाओं और अन्य धर्म के सदस्यों की एंट्री नहीं थी, लेकिन इन बदलावों के बाद अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी रखा जाएगा। सोचिए, अभी तक वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति पर मालिकाना हक बताने के लिए कागज नहीं दिखाने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें कागज दिखाने पड़ेंगे, उन्हें हाईकोर्ट में संपत्ति के कागज पेश करने पड़ेंगे। सुनो, आप सुनो। आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे, ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। Some people are trying to fight against the Indian state. हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को
मुसलमानों को छीनने के लिए जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। ये कंप्लीटली बायस्ड रिपोर्ट है। ये अलग अलग बोर्ड्स के, आज वक्फ बोर्ड है, कल गुरुद्वारा का रहेगा, परसों क्रिश्चियन कम्युनिटी का रहेगा, फिर मंदिरों का रहेगा। ये जो जमीनें हैं ये बोर्डों से छीनना चाह रहे हैं और छीन के किसको देते हैं, कैसा देते हैं, कैसा अपने मित्रों को ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आप तमाम लोगों को पता है। अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड पर जमकर फिर से हिंदू और मुसलमान की राजनीति होगी। और प्रेम उससे कीजिए जो निभाना जानता हो, नफरत उससे कीजिए जो भुलाना जानता हो, और गुस्सा उससे कीजिए जो मनाना जानता हो।